हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है 2023, सेट नंबर 5, पेपर कोड जो है 822 AZ। ठीक है, इस सेट के हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बिंदु P -4 और 6 बिंदुओं ए बिंदु के निर्देशांक है -6 और 10 और बी बिंदु के निर्देशांक है 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे, देखिए माना बिंदु P -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब यहां लिखेंगे, अब विभाजन के सूत्र से, तो विभाजन का सूत्र क्या है? देखिए, विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है xy बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन में किसके m1 प्लस m2 m1 y2 और m2 y1 अपॉन में किसके m1 प्लस m2। अब ध्यान देंगे, आपके पास में बिंदु दिए हैं। देखिए भाई, ये जो बिंदु दिए हैं, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है? इनको आप x1 y1 मान लेंगे, इसको आप x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसको आप x और y मान लेंगे। पी बिंदु के निर्देशांक को आप x y मान लेंगे। ठीक है, चलिए, ये बिंदु इस तरह से है। आपके पास में एक रेखाखंड है ए और दूसरा है बी, ए बी, और इस पे कोई बिंदु P है। ठीक है, ये एक दूसरे को M1 अनुपात M2 के अनुपात में काटते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए, अब हमें करना क्या है? x बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई? -4 6। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक तो लिखेंगे -4 6। अब M1 क्या है? M1 है ये M1 x2 क्या है भाई? x2 है आपके पास में 3, x2 है 3। M2 x1 क्या है? x1 है -6 अपॉन में किसके m1 प्लस m2 m1 y2 कितना है? y2 है -8। m2 कितना है? m2 है। y1 का मान कितना है? y1 का मान है 10 अपॉन में किसके? अपॉन में है m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है? आप एक काम करेंगे, ये x है, ये भी x है, ये xy रखेंगे, इसको xy, ये हो गया जी xy, इसको भी मैं xy मान लूंगा। ठीक है, चलिए, आप इसकी कंपेयर कर लेंगे। इसको m1, इसको मैं रखूंगा -4 बराबर m1 × 3 प्लस m2
माइनस का 6 अपॉन में किसके m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, करिए। तो माइनस के 4 m1 माइनस के 4 m2 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 m1 और माइनस के 6 m2, माइनस के 6 m2। इसको उठाकर आप इधर ले लेंगे, m1 m2 को इधर ले लेंगे, m और दीजिए इसको, 6 m2 इधर आकर के कैसा हो गया 6 m2, माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का, तो यहां बचा 4 m2। अब ये कितना हो गया 3 m1, ये माइनस का 4 m1 उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाके हो जाएगा प्लस के 4 m1। ठीक है, 6 m2 में से 4 m2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 2 m2, 2 m2 बराबर 3 m1 प्लस 4 m1, 7 m1 हो गया, 7 m1। ठीक है, अब हमें क्या करना है m1 m2 का मान निकालना है, तो इसको हम इसके बराबर रख देंगे। तो ये हो गया 2/7, ये 2/7 बराबर किसके m2 m1 के नीचे ले आऊंगा m1/m2। ठीक है, तो implies that m1 अनुपात m2 बराबर किसके 2:7, 2/7 में तो 2:7 हम इसको लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 2:7 हो गया। अच्छा, एक बार तो ये हो गया, अब क्या करें, आप इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, इसका भी मान m1 अनुपात m2 2:7 ही आएगा। चलिए इसको भी चेक करके देख लेंगे, इसको भी चेक करिए। अब इसको आप, ये y है ये भी y है, बराबर रखेंगे, इसको रखिए, ये होगा 6 इज इक्वल टू m1 माइनस के 8 और m2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में किसके m1 m2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू माइनस के 8 m1 और प्लस के 10 m2। चलिए, अब हमें क्या करना है आप एक काम करिए, ये जो 10 m2 है ये 8 m1 उठाकर इधर ले जाएंगे, तो 6 m1 प्लस के 8 m1 इज इक्वल टू 10 m2 माइनस के 6 m2। ठीक है, 6 m1 प्लस 8 m1 ये हो गया 14 m1, 14 m1, 10 m2 में से 4 m2 घटा 6 m2 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 4 m2 हो जाएगा। तो m1 अनुपात m2 बराबर किसके हो जाएगा 4/14, 4/14। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7। ठीक है, 2/7। तो मुझे निकालना है m1 अनुपात m2 बराबर किसके होगा 2:7। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब देखेंगे हम 3 का ख पाई, 3 के ख पाई में दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको दिया है वर्ग अंतराल, ये दिया है बारंबारता। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, आप इसमें ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, 10 से 25 की बारंबारता 2 है, 25 से 40 की बारंबारता कितनी है 3 है। अब 40 से 45 की बारंबारता 7 है, 55 से 70 की बारंबारता 9 है। तो अब आप ध्यान देंगे, इसको आप, ये है 55 से 70, 55 से 70 की बारंबारता 9 सबसे अधिक है। तो लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसको, लिखिए वर्ग अंतराल 55 से 70, वर्ग अंतराल 55 से 70 की बारंबारता 9 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अधिक है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है बहुलक, बहुलक मतलब मोड। बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस
f1 माइनस f0 अप टू f1 माइनस f0 माइनस का f2 और मल्टीप्लाई में h से। आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में h। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 9 की है। सबसे अधिक बारंबारता 9 किस वर्ग अंतराल में आता है? 55 से 70 में। ठीक है, तो आप इसको f1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? f1। इसको आप मान लेंगे f0 f1, इसको मान लेंगे आप f2। तो f0 f1 और f2 इसको मान लेंगे आप L1, इसको मान लेंगे L2। ठीक है, तो अब आप इनकी वैल्यू रख देंगे। L1 का मान हो गया 55, L1 का मान कितना हो गया? 55। f1 का मान कितना हो गया? f1 का मान हो गया 9। f0 का मान कितना हो गया? f0 का मान है आपका 7। f0 का मान क्या है? 7 है। ठीक है, 2f1 f1 है आपके पास में 9। f1 क्या है? 9। f0 क्या है? f0 है जी आपका 7। f0 क्या है? 7 है। f2 कितना है? f2 है आपका 5। f2 है 5। चलिए, और h जानते हैं? इन दोनों के बीच में जो अंतर है, 55 और 70 के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 15 का है। देखिए 10 और 25 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? वो अंतर है भाई 15 का। तो आप यहां लिखेंगे 15। तो ये हो गया 55, 9 में से 7 घटा दिया, ये हो गया 2, ये गुना 15, ये कितना हो गया? 9 दूनी 18 और 7 5 कितना हो गया? 12। तो 55 प्लस ये कितना हो गया? 2 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 18 में से 12 घटा दिया, ये हो गया 6 से इस 5 को काट 30 को काटूंगा 5 बार, तो 55 प्लस 5, 55 प्लस 5 कितना हो गया? 60 हो गया। 55 प्लस 5 क्या हो गया? 60। इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा इसका? 60 इसका आंसर हो। अब हम 4 का गैप पॉइंट देखेंगे। दिया है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे। मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। छह प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या है तो उसे a/b के रूप में, तो उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a/b के रूप में लिखा जा सकता है। उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। b डज नॉट इक्वल टू 0। जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, और b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, इसको आप 6 प्लस √2 को a/b के रूप में आप इसको लिख देंगे a/b। तो √2 बराबर a/b माइनस के 6, √2 बराबर a/b माइनस 6। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे इंप्लाइज दैट a/b माइनस 6 बराबर √2।
ठीक है, तो लिखेंगे a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, या लिखेंगे a अपॉन b और 6, या a b और 6 लिखेंगे a b और 6, a b और 6 परिमेय संख्याएं हैं। देखिए परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और इनका अंतर भी, जब ये परिमेय संख्या है तो इनका अंतर भी क्या होगा, इनका अंतर भी परिमेय संख्या है, इनका अंतर भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इनका अंतर भी परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या के बराबर अंडर रूट 2 है, तब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहां लिखेंगे जो कि विरोधाभास प्रकट करती है, जो कि विरोधाभास प्रकट करती है, जो कि विरोधाभास प्रकट करती है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो लिखेंगे, लिखिए अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं 6 प्लस रूट 2 की, तो यहां लिखेंगे अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2 का गहरा पॉइंट। दिया है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह करेंगे। तो आपके पास में द्विघात समीकरण क्या है भाई, 9x² - 6x + 1 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण दी है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण द्विघात समीकरण है आपकी ax² bx + c = 0 से इसकी आप तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए इसकी तुलना करते हैं। a बराबर हो गया 9, a बराबर क्या हो गया 9, b बराबर हो गया -6, c बराबर हो गया 1। a बराबर 9, b बराबर -6, c बराबर 1। अब हमें निकालना है विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। b क्या है, -6 का वर्ग 4 9 c का मान 1, तो 6 का वर्ग 36 और 9 चौक 36, 36 में 36 घटा दे कितना हो गया 0, 36 - 36 कितना हो गया 0। तो अगर d बराबर b² - 4ac मतलब b² - 4ac बराबर 0 हो, विविधकर क्या हो आपका 0 हो, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान होंगे।
तो यहां देखो अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जब मूल वास्तविक तथा समान होंगे तो अब हम क्या करेंगे, सिरधराचार्य विधि लगा देंगे या द्विघाती सूत्र। तो नाउ लिखिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि ब्रैकेट में लिखिए द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में किसके 2a के। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो x बराबर माइनस बी, बी का मान क्या है -6, तो रखेंगे माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है -6 का वर्ग माइनस 4ac, 4 a का मान 9, c का मान कितना हो गया भाई, c का मान हो गया 1 अपॉन में किसके 2a, a का मान हो गया 9। तो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 6 अंडर रूट 6 माइनस 6 का वर्ग 36, -6 का वर्ग हो गया जी 36 और 9 चौक 36 अपॉन में किसके 9 दूनी 18। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में 36 घटा दिए कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 कट जाएगा बटे 18। तो अब आप क्या करेंगे, दो मान निकालने हैं तो लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, मतलब प्लस का मान लेने पर। सबसे पहले आप प्लस का मान लेंगे, प्लस का मान लेने पर प्लस का मान लेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 0 बटे 18। तो ये हो गया 6 बटे 18, 6 बटे 18 मतलब 6 एकम 6 और 6 18, 1 बटा 3। तो एक मूल तो हो गया 1 बटा 3। अब क्या करेंगे, ऋणात्मक मान ले लेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर तो x बराबर कितना हो गया 6 माइनस 0 बटे 18, तो 6 बटे 18 तो कितना हो गया भाई 1 बटा 3, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 18। तो दो मान हो गए x के, एक तो 1 बटा 3, तो x बराबर क्या हो गया 1 बटा 3 और 1 बटा 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्योंकि वो बोल रहा है दोनों मूल क्या है समान है, दोनों मूल क्या है समान है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 4 का क्या पॉइंट। 4 का क्या में है, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, आपके पास में परिमेय संख्या दी है, परिमेय संख्या दी है 129 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है, शांत दशमलव प्रसार। तो लिखिए दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, 129 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 7। समझिए इसका दशमलव प्रसार हमें किस तरह से करना है, ये होगा 129 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। देखिए यहाँ 2 की घात 3 है या 5 की घात 7 है, तो मुझे क्या करना है 2 की घात 3 को 2 की घात 7 बनाना है। तो 2 की घात 3 को 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 129 गुणा 2 की घात 4 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 और 5 की घात 7। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया भाई 129 गुणा 2 की घात 4 हो गया 16, कितना हो गया 16। अब 2 की घात 3 ये रहा, 2 की घात 4 ये रहा, तो 2 की घात कितनी होगी 7, 2 की घात 7 और 5 की घात 7,
5 की घात 7। देखिए अब ये कितना हो गया 129 गुना 16, 129 गुना 16। अब 2 गुना 5 की घात कितनी 7, 2 गुना 5 की घात 7। चलिए अब इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, आप 129 की 16 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए 129 की आप 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक 54, ये हो गया 5, 12 पंच 60, 12 छिक 72, 72 और 5 हो गया 77। ठीक है, अब ये हो गया 129, ये हो गया 4, 9 7 कितना हो गया 16, 1 हो गया। ठीक है, 12 7 19 20, तो 2064 हो गया। कितना हो गया 2064, 2064 बटे किसके 10 की घात 7, क्योंकि 5 गुना 2 कितना हो गया, 5 गुना 2 हो गया 10, तो 10 की घात 7। तो 10 की घात 7 का मतलब है, 10 की घात 7 का मतलब है जी आपका 2064 बटे 10 की घात 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 7 जीरो से 2064 को हम भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक तो है ये, 2064, 2064 तो 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। ठीक है, और एक दशमलव यहां आ जाएगी। ठीक है, ये दशमलव आप यहां लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक बाद हमने दशमलव लगा दी। ठीक है, क्योंकि नीचे कितने जीरो है, 7 जीरो, तो मैंने 7 अंक बाद दशमलव लगा दी। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम रफ कर लेंगे। अब हम 4 का ख पॉइंट देखते हैं। ये दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। हमारे पास में एक ठोस है, क्या है भाई, एक ठोस है। ठीक है, ये ठोस है भाई आपका, आप एक ठोस बना लेंगे। नीचे से क्या है, नीचे से आपका अर्धगोला है। ठीक है, ऊपर क्या है, एक शंकु है। ये आपके पास में एक शंकु है, ऊपर से क्या बोल रहा है, ये एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो आप इसको मान लेंगे ए बी सी। इससे आप इसको, ये बना है क्या, दोनों से मिलकर एक ठोस बना है। ठीक है, अब वो बोल रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का है। शंकु का आधार है ठोस, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा कर देंगे। ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तथा ऊंचाई कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर है। ये इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा यहां करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये त्रिज्या कितनी होगी, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे, देखिए क्या है, लिखेंगे एक ठोस अर्धगोले तथा शंकु से मिलकर बना है। शंकु से मिलकर बना है, ठीक है, एक ठोस अर्धगोले तथा शंकु से मिलकर बना है। तो अब हमें क्या करना है, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना, r बराबर है जी 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए, शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, दोनों की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें निकालना है क्या, ऊंचाई कितनी दी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर होगी 4 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, शंकु की ऊंचाई है, त्रिज्या है, तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे शंकु की, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से। l क्या है, l तिरछी ऊंचाई है, मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो l स्क्वायर, r क्या है भाई, त्रिज्या है आपकी r बराबर 3, तो 3 का वर्ग, h कितना है, h है h स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो ये हो गया 25, 25 का मतलब कितना हो गया 5 का वर्ग, तो इंप्लाइज दैट l बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, l बराबर कितना हो गया जी 5 सेंटीमीटर, l बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई l बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है शंकु की वक्र पृष्ठ निकालेंगे, आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का मान कितना है, पाई के पदों में हमें निकालना है, क्वेश्चन क्या करना है पाई के पदों में सोल्व करना है। आर का मान क्या है, आर का मान है 3, एल का मान है 5, तो 5 दिया 15 पाई, कितना हो गया भाई 15 पाई, सेंटीमीटर की घात 2, सेंटीमीटर की घात 2, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब हमें निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, पुनः निकालिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई, आर का मतलब कितना हो गया 3 का वर्ग, तो 2 पाई, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 9 दूनी कितना हो गया जी 18 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया और ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। हमें निकालना क्या है, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे, आते हैं, देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब ध्यान देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ है भाई, ये हो गया 15 पाई, कितना है 15 पाई, 15 पाई, ये कितना है 18 पाई, तो 15 18 कितना हो गया 33, कितना हो जाएगा 33, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर की घात 2, इसका आंसर आ जाएगा भाई 33 पाई सेंटीमीटर की घात 2, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे 4 का गैप आया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P बिंदु के निर्देशांक है 0 0, Q बिंदु के निर्देशांक है 2 0 और R बिंदु के निर्देशांक है 0 3। देखिए भाई हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, समझेंगे।
हमारे पास में एक त्रिभुज है PQR, हमने एक त्रिभुज बना लिया PQR, हमारे पास में एक त्रिभुज है, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक है भाई 0 0, Q बिंदु के निर्देशांक है 2 0 और R बिंदु के निर्देशांक है 0 3, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक 0 0, Q बिंदु के निर्देशांक 2 0, R बिंदु के निर्देशांक है 0 3। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, क्या मानेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3, ठीक है। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है, देखिए x1 क्या है, हमारे पास में x1 है 0, x1 क्या है 0, y2 क्या है भाई, y2 0, y3 क्या है, हमारे पास में y3 है 3, चलिए x2 क्या है, x2 है भाई हमारे पास में 2, y3 क्या है, y3 है 3, y1 क्या है, y1 हो गया 0 और x3 क्या है भाई, x3 है हमारे पास में 0 और y1 क्या है, y1 है 0 और y2 क्या है, y2 भी 0, ठीक है। चलिए अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया 1/2, 1/2 0 की इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 में से 0 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, अब ये कितना हो गया 0, तो 1/2, 6 पे 0 जोड़ दूंगा, 6 + 0 कितना हो जाएगा 6, अब ये कितना हो गया 6 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी कितना हो गया 6 और नीचे हो गया 2, अब 2 से मैं 6 को काटूंगा कितनी बार 3, कितना हो गया 3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई 3, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 इकाई, कितना हो गया भाई 3 इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 4 का जो ग्रह पॉइंट है, 4 का ग्रह पॉइंट वो रचना वाला क्वेश्चन, क्या है रचना वाला क्वेश्चन, और आपको बताया गया है जितने भी रचना वाले क्वेश्चन हैं वो सब आपको एक अलग वीडियो में दिए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होती है और इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से करेंगे, यहाँ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आशा है जितना आज आपको पढ़ाया है वो समझ आया होगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।